दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वुडन बॉल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों वुडन का मतलब होता है कि जो चीज़ लकड़ी से बनी होती है उसके लिए वुडन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और बॉल का मतलब होता है कटोरा। तो क्या मतलब हुआ? द वुडन बॉल मतलब कि लकड़ी का कटोरा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A frail old man went to live with his son, daughter-in-law and a 4-year-old grandson। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस कहानी के अंदर कई सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब हुआ? और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली जो इसकी वर्ब है वो है जाना और उसके बाद टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो जो पहली वर्ब है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, उसके बाद टू लगा के आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? अ फ्रेल ओल्ड मैन। फ्रेल मतलब कमज़ोर, ये एडजेक्टिव आप इसे नोट कर सकते हैं, मतलब एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी। वेंट वो गया, टू लिव रहने के लिए, विद हिज सन अपने बेटे, डॉटर इन लॉ मतलब कि बहू, एंड ए 4-year-old ग्रैंडसन और 4 साल के पोते के साथ। ग्रैंडसन मतलब पोता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने गया। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड। और दोस्तों यहाँ पर मैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो मैन्स हैंड्स मतलब आदमी के हाथ। तो क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन्स हैंड्स बूढ़े आदमी के हाथ। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब कांपना, थरथराना, कप कपाते थे, कांपते थे। हिज आई साइट वॉज ब्लड। ब्लड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धुंधला और आई साइट का मतलब होता है नए दृष्टि या नज़र। हिज आई साइट वॉज ब्लड और जो उनकी दृष्टि थी वो धुंधली थी। एंड हिज स्टेप फोल्टेड। फोल्टेड का मतलब होता है कदमों का ठीक से ना पड़ना या कह सकते हैं लड़खड़ाना, और जो उनके कदम थे वो लड़खड़ाते थे। द फैमिली एट टुगेदर, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। द फैमिली एट टुगेदर, जो परिवार था वो साथ में खाना खाता था। एट टुगेदर एवरी नाइट, हर रात। एट द डिनर टेबल मतलब डिनर की जो उनकी टेबल थी उस पर वो परिवार जो है एक साथ खाना खाता था। आगे देखिए। बट द ओल्ड मैन्स शेकी हैंड्स, लेकिन जो वो बूढ़े आदमी के जो शेकी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हिलते हुए, जो बूढ़े आदमी के जो हिलते हुए हाथ थे। एंड फीलिंग साइट, और जो उनकी मतलब कि जो आई साइट थी, कमज़ोर जो दृष्टि थी। मेड ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट, वो जो खाने की जो प्रक्रिया थी उसको और ज़्यादा वो कठिन बना देती थी। तो इस लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके जो कांपते हाथ थे और जो उनकी जो दृष्टि थी मतलब कि जो बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से जो खाने की जो प्रक्रिया थी खाना खाने की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उनके लिए कठिन थी। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून, जो दाने वगैरह होते थे, मटर के दाने या कोई भी दाने, वो रोल ऑफ मतलब कि लुढ़क जाते थे, ऑफ हिज स्पून उनकी चम्मच से, ऑन टू द फ्लोर मतलब कि फर्श पर। वैन ही ग्रेस्प्ड द ग्लास, और जब वो ग्लास को उठाते थे, पकड़ते थे, और ये सेकंड फॉर्म है ग्रेस्प की। वैन ही ग्रेस्प्ड द ग्लास मतलब जब वो ग्लास को पकड़ते थे, उठाते थे। ऑफन अक्सर, मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, अक्सर जो मिल्क था, दूध था, वो स्पिल हो जाता था। स्पिल मतलब बिखर जाना या छलक जाना, छलक जाता था ऑन द टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ का मतलब होता है मेज पर बिछाए जाने वाला कपड़ा, जिसको मेज पोश भी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जब वो ग्लास को पकड़ते थे तो अक्सर उसमें से दूध जो है वो छलक जाता था टेबल क्लॉथ के ऊपर।
और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो परिवार है एक साथ खाना खा रहा है और ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके हाथ से दूध का गिलास गिरा हुआ है। चलिए आगे देखिए। बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस। मैस का मतलब होता है झंझट या कोई गड़बड़, और इरिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ से चिढ़ जाना या फिर किसी चीज़ से खींच जाना। बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस मतलब इस झंझट से परेशान होकर द सन एंड डॉटर इन लॉ मतलब जो बेटा था और जो बहू थी सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, उन्होंने एक छोटी टेबल को कॉर्नर में मतलब एक कोने में लगा दिया। सेट कर देना मतलब रख देना। तो इस पूरी लाइन का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे आप कि ये जो रोज़ की जो चीज़ें थी मतलब जो झंझटबाजी थी उससे वो परेशान होकर इरिटेट होकर बेटे ने और बहू ने उनकी जो एक छोटी सी जो टेबल थी उसको एक कोने में लगा दिया। देयर वहाँ पर द ओल्ड मैन नाउ एट अलोन, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। वहाँ पर जो बूढ़े आदमी थे वो खाना खाते थे अकेले, अलोन मतलब अकेले खाना खाते थे। वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि जो बाकी जो परिवार था, वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली जो बाकी परिवार था, इंजॉयड डिनर एट द डिनर टेबल, वो खाने का आनंद लिया करते थे एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल के ऊपर। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कहानी कि ये जो बूढ़े व्यक्ति थे जो अपने बेटे और बहू के साथ रहने आए थे, अपने 4 साल के पोते के साथ भी, उनकी जो नज़र थी बहुत कमज़ोर थी, उनके हाथ भी कांपते थे, तो अक्सर उन खाना खाने के दौरान उनके हाथों से सामान गिरते थे, जिसकी वजह से जो उनके बेटे और बहू थे उन्होंने चिढ़कर परेशान होकर एक कोने में टेबल लगा दी। तो ये जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने वहीं पर खाना खाना शुरू कर दिया और जो बाकी परिवार था वो एक साथ खाना खाता था डिनर टेबल पर, और ये जो बूढ़े व्यक्ति थे वो एक कोने में एक अकेले खाना खाते थे। चलिए आगे देखिए। सीन्स, क्योंकि ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। सीन्स ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू, क्योंकि उन्होंने 1 या 2 डिश तोड़ दी थी। हिज फूड वॉज सर्व्ड, इसलिए जो उनका फूड था, खाना था, वो सर्व किया जाता था, परोसा जाता था इन अ वुडन वॉल, मतलब एक लकड़ी की कटोरी में। तो दोस्तों इसका भी आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे जब वो उनके हाथ से कुछ बर्तन टूट गए थे, 1 या 2 डिश, जिसकी वजह से उनको जो खाना परोसा जाता था वो एक लकड़ी के कटोरे में परोसा जाता था ताकि वो ना टूटे। चलिए आगे देखिए। समटाइम्स मतलब कि कई बार, वैन द फैमिली ग्लैंस्ड इन द ओल्ड मैंस डायरेक्शन। दोस्तों ग्लैंस का मतलब होता है नज़र डालना। जब समटाइम मतलब कई बार, वैन जब, द फैमिली ग्लैंस्ड इन द ओल्ड मैंस डायरेक्शन जब वो जो परिवार था वो नज़र डालता था इन द ओल्ड मैंस डायरेक्शन मतलब बूढ़े आदमी की दिशा में। ही हैड अ टीयर इन हिज आइज, उनकी जो आंखों में आंसू होते थे। ही हैड अ टीयर इन हिज आइज एज ही एट अलोन, जैसा कि वो अकेले खाना खाते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब कई बार जो परिवार था वो उसकी नज़र जाती थी मतलब उस दिशा में जहाँ पर बूढ़े आदमी के दिशा में, तो वो देखते थे कि ही हैड अ टीयर इन द हिज आइज एज ही एट अलोन, जब वो अकेला खाना खाते थे तो उनकी आंख में आंसू होते थे। स्टिल, फिर भी, द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम, उसके बावजूद भी जो शब्द थे द कपल हैड फॉर हिम, उनके मतलब मतलब द स्टिल द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम, और ये जो कपल है वो उनके बेटे और बहू के लिए यूज़ किया गया है कि फिर भी जो शब्द होते थे उनके बेटे और बहू के, उनके लिए मतलब उस बूढ़े आदमी के लिए, वर शार्प एडोमिनेंस। एडोमिनेंस का मतलब होता है किसी तरह की फटकार, चेतावनी, डांट वगैरह के शब्दों से एडमिनेंस का कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा तीखे मतलब क्या होते थे, डांट फटकार होती थी उनके लिए। वैन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क, जब उनके हाथ से कोई ड्रॉप मतलब गिर जाना, गिर जाती थी, या फोर्क कोई भी कांटा वगैरह गिर जाता था, और स्पिल्ड फूड या उनसे खाना बिखर जाता था। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों इसका मतलब समझ ही आ गया होगा आपको कि जो उनका जो बेटे और बहू थे वो उनको काफ़ी डांटते फटकारते थे अगर उनके हाथ से कुछ भी गिर जाता था। वन इवनिंग बिफोर सपर, दोस्तों सपर को आप नोट कर सकते हैं, नाउन है, शाम के खाने को सपर कहा जाता है, जो कि डिनर से पहले का एक तरह का नाश्ता होता है, उसे सपर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वन इवनिंग मतलब एक शाम, बिफोर सपर रात्रि, शाम के नाश्ते से पहले। द फादर नोटिस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, जो पिता थे उन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया। नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग, जो उनका बेटा है वो खेल रहा है, विद वुड स्क्रैप्स, स्क्रैप मतलब टूटा फूटा सामान, कोई भी बेकार की चीज़ें, जो लकड़ी के जो स्क्रैप था मतलब जो लकड़ी का कोई भी इस तरह के चीज़ें थी, ऑन द फ्लोर उस पर वो खेल रहा है। स्क्रैप का मतलब होता है बेकार की चीज़ें, मतलब लकड़ी की टूटी फूटी जो चीज़ें थी उनके साथ वो खेल रहा है, इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया। ही आस्क्ड द
चाइल्ड स्वीटली। दोस्तों स्वीटली एडवर्ब है, एडवर्ब का मतलब होता है किसी की विशेषता बताने वाला, और ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है, और अक्सर ये एल वाई पे खत्म होते हैं। और स्वीटली मतलब प्यार से। तो क्या मतलब हुआ, ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हो। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट आर यू मेकिंग, और ये इसमें सवाल पूछा गया, व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्या क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेंट, और उसी तरह प्यार से वो जो लड़का था बॉय, मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। सेकंड फॉर्म में रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, ओ आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल, मतलब मैं एक छोटा सा एक कटोरा बना रहा हूँ, फॉर यू एंड मदर, आपके और माँ के लिए, टू ईट योर फूड, आपके भोजन खाने के लिए, फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। चलिए आगे देखिए। The words so struck the parents that they were speechless। दोस्तों struck का मतलब होता है किसी चीज़ का लगना, आघात वगैरह लगना। ये जो शब्द थे वो उन पर बहुत, पेरेंट्स पर मतलब वो जो माता पिता थे उन पर बहुत ज़्यादा ये लगे, दैट कि दे वर स्पीचलेस, वो स्पीचलेस हो गए। स्पीचलेस का मतलब अवाक रह जाना, ऐसी स्थिति जब व्यक्ति कुछ भी ना कह सके उसे स्पीचलेस कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो उस बच्चे के जो शब्द थे वो माता पिता पर इस तरह से लगे कि वो स्पीचलेस हो गए, मतलब कुछ बोल नहीं पाए। देन फिर टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम, स्ट्रीम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहना। डाउन देयर चीक्स, क्या मतलब वो फिर जो आंसू थे, टीयर्स मतलब आंसू, स्टार्टेड टू स्ट्रीम, वो नीचे को बहने लगे, डाउन देयर चीक्स, उनके गालों के ऊपर, मतलब उनके गालों से जो थे वो आंसू बहने लगे। दो, हालांकि नो वर्ड वॉज स्पोकन, कोई भी शब्द नहीं बोले गए। बोथ न्यू, दोनों जानते थे, बोथ मतलब दोनों, और ये नो की सेकंड फॉर्म है। बोथ न्यू, दोनों जानते थे। व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए। और दोस्तों मस्ट का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भी इस तरह की सलाह देते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है। तो क्या मतलब है, बोथ न्यू, वो दोनों जानते थे, व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या अवश्य ही किया जाना चाहिए। दैट इवनिंग मतलब उस शाम, द हस्बैंड टुक हिज फादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। क्या मतलब हुआ, दैट इवनिंग मतलब उस शाम द हस्बैंड टुक हिज फादर्स हैंड, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, वो जो हस्बैंड थे मतलब पति, यहाँ पर जो बूढ़े इंसान के बेटे के बारे में बात हो रही है। जो हस्बैंड थे, टुक हिज फादर्स हैंड, उन्होंने अपने पिता का हाथ लिया, एंड जेंटली मतलब बहुत प्यार से, लेड हिम, और ये लेड का लीड के सेकंड फॉर्म में इसका मतलब होता है ले जाना, लेड हिम, उन्हें ले गए बैक टू द फैमिली टेबल, वापस जो परिवार की जो टेबल थी जहाँ पे डिनर करते थे वहाँ ले गए। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। उस शाम जो उनके जो पति थे वो उन्होंने अपने पिता का जो हाथ था वो अपने हाथ में लिया बड़े प्यार से, और उन्हें वो वापस टेबल की ओर ले गए। चलिए आगे देखिए। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज द ओल्ड मैन एट एवरी मील विद द फैमिली। क्या मतलब हुआ, अपने बाकी बचे हुए दिन में, रिमाइंडर का मतलब बाकी बचे हुए दिन, बाकी बचे हुए, तो जो उनके बाकी बचे हुए दिन थे उसमें उन्होंने हर जो खाना था वो उन्होंने अपने परिवार के साथ ही खाया। नाइदर हस्बैंड nor wife cared any longer when a fork was dropped, milk spilled or the table cloth soiled। उस क्या मतलब वो इस लाइन का कि उसके बाद जो ना तो पति और ना ही पत्नी ने इस बात पर ध्यान दिया कि यदि कोई भी कांटा जो वो गिरा या फिर कोई जो दूध था वो छलका, या फिर कोई भी जो टेबल क्लॉथ था, जो टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा था वो गंदा हुआ, इस बात पर उन्होंने कभी भी उसके बाद ध्यान नहीं दिया। चलिए दोस्तों इस कहानी का हम मॉरल भी देख लेते हैं। और दोस्तों कहानी का मॉरल देखने से पहले आप एक बार इस चित्र को भी देख लीजिए, बहुत अच्छा चित्र है। यहाँ ये जो बच्चा है छोटा सा, वो एक लकड़ी का एक बर्तन बना रहा है, कोई कटोरा टाइप का, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको देख रहे हैं। और जब उस बच्चे ने इस तरह का जवाब दिया कि मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ, तो शायद उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब ये बुद्धिमानी से कहा गया है, ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, की हमेशा अपने माँ बाप
अपने माँ बाप से प्यार करो और उनका सम्मान करो। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, तो क्या मतलब हुआ कि हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करो और उनका सम्मान करो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बड़ा संदेश देने वाली कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का सार है और जो कहानी का मैसेज है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों हमारे जीवन में कई बार कुछ लोगों के संबंध शायद माँ बाप से अच्छे नहीं होते हैं, शायद ना भी होते हों, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद शायद हमें उनकी बहुत याद आएगी या फिर याद आती है। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। यदि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका हमेशा ख्याल रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जैसा हम करते हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।